हम स्टडी करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही अच्छा टॉपिक हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो कि पार्ट 1 है आपकी केमिस्ट्री का, क्लास 12th की केमिस्ट्री, जिसमें हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज्यादा रफ टफ लगने वाला टॉपिक सीएफटी पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इजी मेथड्स के साथ। और हम लोग एक अच्छे वे में स्टडी करेंगे कि क्या है सीएफटी और क्या क्या यूजेस होते हैं, किस लिए हम इसको यूज करते हैं, इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड क्या होते हैं, ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स या स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं, और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स कैसे क्रिएट होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, और उनका क्या स्पिन होता है, क्या उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे राइट करते हैं, सब कुछ हम स्टडी करने वाले हैं इस वीडियो में। और हमें स्टार्टिंग से देखना है और अंत तक एक एक टॉपिक को अच्छे से स्टडी करना है, और फिर लास्ट में, जैसा कि हम हर वीडियो में करते हैं, क्वेश्चन करेंगे। चलिए देखते हैं अपने टॉपिक को कि हमारा सीएफटी क्या होता है। अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, द बॉन्डिंग बिटवीन सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगेंड इज प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक। मीन्स जो कंपाउंड होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उनमें एक आपका लेट कर लीजिए क्या है, लिगेंड है। ये क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है। जब ये दोनों कंबाइंड होंगे तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पर नेगेटिव चार्ज होगा। दोनों कंबाइंड होने के बाद क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो जाएंगे। और आगे क्या पॉइंट दिया है, लिगेंड आर कंसीडर्ड एज पॉइंट चार्जेस इन केस ऑफ एनायन। अगर ये लिगेंड है और इस पर नेगेटिव चार्ज है तो इसे आप क्या बोलेंगे, एनायन बोलेंगे। एंड और डाइपोल्स इन केस ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। और अगर ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, जैसे H2O हो गया, एक्वा बोलते हैं आप, NH3 हो गया, एमीन बोलते हैं आप, तो ऐसी कंडीशन में इसे क्या बोलेंगे, आप डाइपोल्स बोलेंगे, या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल हम कॉमन वे में बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम पहले समझते हैं कि सेंट्रल मेटल आयन का रोल क्या होता है, कहां से आता है ये सेंट्रल मेटल आयन। तो आपकी सीएफटी में जो आपके सेंट्रल मेटल एटम्स होते हैं, वो अप्रॉक्स या फाइनली बोले कि सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो कहां से रिलेटेड होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट से। मींस उनमें जो ऑर्बिटल्स हैं, जो ऑर्बिटल्स आके इलेक्ट्रॉन पेयर्स वहां पे फिल किए जा रहे हैं, वो किसके हैं, डी ऑर्बिटल्स हैं। किसके ऑर्बिटल्स हैं, डी ऑर्बिटल्स। मतलब 5 जो डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स होते हैं उनका यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो वो स्प्लिट होते हैं। अब क्या स्प्लिटिंग कैसा होता है, या फिर ये प्रोसेस कब आता है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं कि हमारे जो आयंस होते हैं उनमें कितने लिगेंड होंगे, सॉरी आपके कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 5 ऑर्बिटल्स। 5 ऑर्बिटल्स, तो ये आपका डी ब्लॉक का कोई एलिमेंट होगा या डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स हैं, 5d ऑर्बिटल्स। और इन ऑर्बिटल्स की जो नेमिंग की जाती है वो कैसे की जाती है, डी एक्स वाई, डी एक्स सॉरी वाई जी, जी बोलते हैं, जेड पढ़ा जाता है बट उसको एक कॉमन वे में जी बोलते हैं। और यहाँ पे डी एक्स जी, और इसे क्या बोलते हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बोलते हैं, डी जी स्क्वायर। तो अब पहले देखेंगे कि ये देयर आर 5 ऑर्बिटल्स हैव energies, different energies, as you are seeing that it has 2 axis, it has also but it has 1 axis only। तो कहने का मतलब क्या इसमें रोल होता है, कैसे इनकी एनर्जी में चेंज आता है, और क्या डिफरेंस होता है, ये समझते हैं। तो आप जानते हैं कि जो डी ऑर्बिटल हैं, जैसे ही इनके पास लिगेंड आएगा, ये एक्साइट होंगे रिएक्शन करने के लिए। तो जब हम बैठे हैं, हम कोई वर्क नहीं कर रहे हैं, तो हमारी एनर्जी क्या है, डाउन है। जैसे ही हमारी कोई भी रिएक्शन होने लग जाती है तो हमारी एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो अब इनकी जो एनर्जी है 5d जनरेटेड ऑर्बिटल्स की, जो एवरेज एनर्जी है, एक तरह से कहते हैं कि टोटल इन ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अब इनके पास लिगेंड आ रहे हैं, और जैसे ही लिगेंड इनके पास आएंगे वैसे ही एक्साइट होंगे, और ये रिएक्शन करने के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर्स को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो जो पहले 5d जनरेटेड ऑर्बिटल्स की एनर्जी थी, वो कोई वीक फील्ड लिगेंड या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, जो लिगेंड था उसमें क्या कैसे डोनेशन सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड होते हैं। तो जो आए उसके पास, तो वैसे ही वो क्या हुआ, एक्साइट हुआ, और उसकी एवरेज एनर्जी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। अब पॉइंट ये आता है कि जब एवरेज इंक्रीज हुई है तो क्या इनमें सारे ऑर्बिटल्स में एनर्जी फिल की जाएगी। इसके लिए हम थोड़ा सा शेप देखते हैं, किसका, डी ऑर्बिटल का। हमें पता है क्वांटम नंबर में हमने पढ़ा है कि डी ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो कैसा होता है, डबल डंबल। और यहाँ पे क्या है, एक्स वाई है। तो अगर एक्स वाई एक्सिस होगी तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये
ये आपका x है, ये क्या है y है। तो इनके बिटवीन डंबल ये शेप, तो ये जो शेप बन गया ये किसका हो गया, dxy का हो गया। ऐसा ही सेम शेप किसका बनेगा, dyg का, ये इनमें भी ऐसा ही शेप हो जाएगा, ये क्लियर। और इसके बाद सेम शेप किसका बनेगा, dxg का, जिसमें एक्सिस चेंज होंगी आपकी, ये और ये मॉलिक्यूल्स, क्लियर। तो इनमें ये आपका शेप फाइंड होता है किसका, dxy dyg dxz g dx स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर और dg स्क्वायर का शेप क्या होता है। इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि ये आपका क्या है, dxg है, सॉरी dxy है, एक्सिस के अकॉर्डिंग देखेंगे, dxyg है और ये जो आपका है dxg है, ठीक है। तो ये तीन शेप हो गए आपके किसके, स्टार्टिंग के जो ऑर्बिटल्स थे 3 ऑर्बिटल्स। लेकिन जो ये 2 ऑर्बिटल्स हैं इनका जो शेप बनता है वो कैसा बनता है, वो कुछ ऐसा बन जाता है। इनमें जो आपके डंबल शेप्स होते हैं वो बिटवीन द एक्सिस होते हैं, बट इनमें जो आपके शेप आ जाते हैं या जो डंबल शेप आते हैं वो क्या हो जाते हैं, अलोंग द एक्सिस हो जाते हैं। तो इनकी एनर्जी क्या हो गई, डिफरेंट हो गई, शेप भी डिफरेंट है, एनर्जी भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। इसके बाद जो आपका डीजी का शेप आता है वो कुछ ऐसा होता है और बीच में एक रिंग का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका डीजी का शेप हो गया, डीजी स्क्वायर, और ये क्या हो गया, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इस तरह से ये शेप्स हमको डिफाइन होने के बाद मिलते हैं कि देयर आर 5 ऑर्बिटल्स इन डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स। फर्स्ट वन dxy dyg dxj और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dg स्क्वायर। और जो दिए हुए ऑर्बिटल्स के शेप हैं उनमें 3 शेप में ऐसा दिख रहा है कि जो लोब्स बन रही हैं वो बिटवीन द एक्सिस बन रही हैं, और 2 में ऐसा दिख रहा है कि जो लोब्स बन रही हैं वो अलोंग द एक्सिस बन रही हैं। तो इससे इनकी एनर्जी क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। अब जैसे ही ये एवरेज एनर्जी एक्साइट होके इंक्रीज होगी वैसे ही ये एनर्जी कितने पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगी, 2 पार्ट्स में। किसमें किसमें, एक dxy dyg dxz में, लेट कर लीजिए एक्सिस हो गया और आपका बिटवीन द एक्सिस हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग अब जो आपका पहला क्या था कि एक डीजनरेटेड ऑर्बिटल था, जैसे ही इसके पास कोई क्या आता है, लिगेंड आता है। लिगेंड कैसा हो सकता है, वीक फील्ड हो सकता है या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो ऐसा इनमें से आप कोई भी ले सकते हैं। तो इसकी एवरेज एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और जैसे ही इसकी एवरेज एनर्जी इंक्रीज हो गई इसका मतलब क्या हो गया कि ऑर्बिटल एक्साइटेड है रिएक्शन कर, सॉरी इलेक्ट्रॉन पेयर्स या पेयर करने के लिए किसको, लिगेंड को, है ना, या इलेक्ट्रॉन पेयर्स को एक्सेप्ट करने के लिए लिगेंड से, ठीक है। तो अब ये जो आपका डी ऑर्बिटल है जिसकी एवरेज एनर्जी इंक्रीज हो चुकी है क्योंकि एक्साइटमेंट में है सभी ऑर्बिटल्स, तो अब ये ऑर्बिटल्स में जो बिटवीन द एक्सिस और अलोंग द एक्सिस थे वो 3 ऑर्बिटल्स यहां से क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो ये आपका 3 ऑर्बिटल्स आ गए और यहाँ पे आपके कितने ऑर्बिटल आ गए, ये 2 ऑर्बिटल्स आ गए। ये कैसे हैं, अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस। और ये कैसे ऑर्बिटल है, बिटवीन द एक्सिस, बिटवीन द एक्सिस, ठीक है। शेप आपने देख लिया कैसे होता है, ठीक है। तो अब इनकी एनर्जी और इनकी एनर्जी में से कोई एक की एनर्जी इंक्रीज होगी जो रिएक्शन करेगी, या सॉरी वो आपके पेयर करेगी बॉन्ड्स को, और कुछ जो अगर ये एनर्जी इंक्रीज होगी तो ये वाली एनर्जी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। अगर ये एनर्जी इंक्रीज होगी तो ये वाली एनर्जी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। इस तरह से जो ये डायग्राम होगा, अब आप थोड़ा सा इमेजिन करेंगे, मैं दोनों डायग्राम्स को लिखूंगा। ये जो डायग्राम होगा अगर इनमें 3 ऑर्बिटल्स वाली एनर्जी इंक्रीज होती है तो उसको कहां लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। और 2 ऑर्बिटल्स वाली एनर्जी फिर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, तो उसको कहां लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। और लेट कर लीजिए कि अगर आपके 3 ऑर्बिटल्स वाली एनर्जी डिक्रीज होती है तो उसको कहां लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। और जब आपके 2 ऑर्बिटल्स वाली एनर्जी इंक्रीज होती है तो उसे कहां लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। तो बस इसी चीज का डायग्राम बनता है। डायग्राम समझ में आ गया होगा आपको कि कैसे क्या करना है। पहले वो लिगेंड जो
एटम से रिएक्शन कर रहा है, वीक फील्ड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, उसको यहाँ लिखना है। फिर उसके बगल में क्या लिखना है, उस आइटम के डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स लिखने हैं, जो भी है, आयरन है, जो भी है कंपाउंड अभी हम लेंगे, उसको लिखना है। उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, उसकी एनर्जी क्या होगी, एवरेज एनर्जी एक्साइट में आएगी, इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद फिर यहाँ से जो एवरेज एनर्जी है, ये अपने ऑर्बिटल्स को कितने फॉर्म में स्प्लिट करेगी, दो फॉर्म में स्प्लिट करेगी, ठीक है। और कौन कौन से, एक ये आपका दो ऑर्बिटल्स अलोंग द एक्सिस वाले, और एक क्या, बिटवीन द एक्सिस वाले। अब इन ऑर्बिटल्स को नेम दिया जाता है T2G, और इसे क्या बोला जाता है, Eg। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि इसे बोला जाएगा Eg और इसे क्या बोला जाएगा, T2G, ठीक है। तो हमें थ्री ऑर्बिटल्स वाले शेप को, जो थ्री ऑर्बिटल्स के आपके बिटवीन द एक्सिस हैं, उन ऑर्बिटल्स को क्या बोलना है, T2G ऑर्बिटल्स, और इसे क्या बोलना है, Eg ऑर्बिटल्स। जब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इन्हीं में जितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स फिल किए जाएंगे या जितने इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाएंगे, आपको उन्हीं को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इसमें लिख देना है। तो इसमें टोटल कितने फिल कर सकते हैं, 6 तक, और इसमें कितने फिल कर सकते हैं, 4 तक। क्यों, क्योंकि 1 1 पहले सिंगली ऑक्यूपाई होंगे, फिर डबल, और यहाँ पे भी सिंगली ऑक्यूपाई होंगे। अब पॉइंट ये आता है कि सबसे पहले किस में फिल करना है और किस कंडीशन में ये ऊपर जाएगा, या मींस इसकी एनर्जी इंक्रीज होगी, और किस कंडीशन में इसकी एनर्जी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि पहले स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड क्या होते हैं। आपने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में ऑर्बिटल्स के जनरेट होने का और उनकी स्प्लिटिंग का ये जो डायग्राम देखा, इससे आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि ये आपका क्या है, कोई वीक फील्ड या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा और वो डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स को एक्साइट करेगा, जिससे उनकी एवरेज एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और फिर वो दो फॉर्म में स्प्लिट हो जाएंगे, जो मैंने आपको चेंजेस बताए थे एनर्जी के। एक आपका अलोंग द एक्सिस का 2 ऑर्बिटल, और एक आपका बिटवीन द एक्सिस का 3 ऑर्बिटल स्प्लिट होते हैं। और जो अलोंग द एक्सिस वाले ऑर्बिटल होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, Eg, और जो बिटवीन द एक्सिस वाले ऑर्बिटल होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, T2G। इतना हमने पढ़ लिया था। और अब हम देखेंगे कि वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का क्या रोल होता है। वीक फील्ड लिगेंड जो होते हैं, ये दोनों ही लिगेंड जो होते हैं वो एनर्जी को डिवाइड करने के लिए हैं, स्प्लिट करने के लिए हैं। और अब आपका जो वीक फील्ड लिगेंड आएगा, तो ये जो एनर्जी डायग्राम में स्प्लिटिंग हुई है, ये डिस्टेंस थोड़ी सी क्या रहेगी, कम रहेगी। लेट कर लीजिए कि ये आपका एक यहाँ पर एनर्जी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल, डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स है, और यहाँ पे क्या आता है, वीक फील्ड लिगेंड आता है, ठीक है। अब इसके साथ ये ऐड होना चाहता है डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स के साथ, 5 डीजनरेटेड ऑर्बिटल, इसकी एवरेज एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे इसकी एवरेज एनर्जी इंक्रीज होगी, ये दो फॉर्म में क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। अब ये कैसे इनमें डिस्टेंस इंक्रीज होगी और डिक्रीज होगी, कभी कभी फिगर में काफी डिस्टेंस होती है, कभी कभी फिगर में पास की डिस्टेंस होती है। तो जब वीक फील्ड लिगेंड होता है तो डिस्टेंस थोड़ा क्या होती है, लेस होती है, ये चीज ध्यान रखना है। अभी ऑर्बिटल्स पे नहीं जाना है कि Eg ऊपर रहेगा या T2G, वो इन केस ऑफ शेप होता है टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। बट यहाँ पे ये समझना है गैपिंग, ये जो दो ऑर्बिटल्स हैं Eg और T2G, ये अगर यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड होगा तो इनके बिटवीन की जो गैपिंग है वो थोड़ी क्या रहेगी, कम रहेगी। और ये जो आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, अगर आपका ये आता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो इसका हम फिगर यहाँ पे देखते हैं। अगर आपका यहाँ पे क्या आता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, लेट कर लीजिए कि आपका जो अगला फील्ड लिगेंड है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। वो आके जब आपके एनर्जी और डीजनरेटेड ऑर्बिटल के पास आएगा, तो यहाँ पे फर्स्टली इसकी क्या होगी, एवरेज एनर्जी इंक्रीज होगी, तो डायग्राम ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और यहां से फिर ये दो फॉर्म में स्प्लिट होगा, बट यहाँ पे जो डिस्टेंस होगी थोड़ा लार्ज स्प्लिटिंग होगी, डिस्टेंस थोड़ा क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो एक ऑर्बिटल आपका यहाँ आएगा और एक ऑर्बिटल आपका यहाँ आएगा, तो Eg आपका यहाँ हो जाएगा और T2G आपका यहाँ हो जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड क्या होते हैं, ये स्प्लिटिंग करते हैं किसकी, इन एवरेज एनर्जी, जिसकी जिस ऑर्बिटल की एवरेज एनर्जी ज्यादा हो गई है या फिर इसकी एनर्जी एक्साइट हो गई है, तो अब इनको क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे पेयर करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में जब गैप ज्यादा हो तो आप तुरंत समझ लेंगे कि कौन सा फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और जब आपका गैप लेस है, थोड़ा स्मॉल स्प्लिटिंग हुई है,
तो आप उसे क्या बोलेंगे कि वीक फील्ड लिगेंड था, और लार्ज स्प्लिटिंग हुई है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो क्लियर हो गया कि डायग्राम देख के हम कैसे स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड रिकॉग्नाइज करेंगे। और वैसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स के बारे में देखें तो आपका एमीन कार्बोनिल ग्रुप है ना, साइनाइड ग्रुप, ठीक है। तो ये सब जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। वीक फील्ड लिगेंड में H2O एक्वा जिसे बोलते हैं, हैलोजेंस है ना, जो होते हैं वो आपके क्या हैं, वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि जो ये एनर्जी ब्रेक होती है तो इस एनर्जी में किसमें कितना एनर्जी इंक्रीज होती है और किसमें कितना एनर्जी डिक्रीज होती है, और कैसे हम राइट करते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक क्वेश्चन के मेथड से देखेंगे, बट इसके पहले थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है समझना कि यहाँ पे जो स्प्लिटिंग हो रही है इसके लिए भी एक शेप की रिक्वायरमेंट है, और जो शेप और ज्योमेट्री बनेगी वो आपको पता ही है कि आप वीबीटी में पढ़ ही लेते हैं कि जो भी आपका शेप होता है, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, पिरामिडल है ना, स्क्वायर, प्लेनर, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनते हैं। शेप और ज्योमेट्री अलग अलग होती है, ये तो आप जानते ही होंगे। ज्योमेट्री जो होती है वो अकॉर्डिंग टू बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर होती है ना, और फिर शेप जो बनता है वो लोन पेयर्स के अकॉर्डिंग उसका शेप क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो शेप और ज्योमेट्री में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन में जब आप देखते हैं तो आपको इसमें दो हाइब्रिडाइजेशन पढ़नी होती है, एक पढ़ना होता है sp3 और एक पढ़ना होता है sp3d2। तो sp3 जो होता है sp3 और एक होता है क्या sp3d2। तो जो sp3 होता है उसे आप क्या बोलते हैं, उसे आप बोलते हैं टेट्राहीड्रल, और जो sp3d2 होता है उसे क्या बोलते हैं, ऑक्टाहीड्रल। क्लियर। तो अब हम देखेंगे कि किस टाइप के शेप में या हाइब्रिडाइजेशन में कौन सा जो आपका एनर्जी ऑर्बिटल है वो किस साइड में रहेगा, या किसकी एनर्जी इंक्रीज होगी और किसकी एनर्जी डिक्रीज होगी। यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा कि Eg की एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और यहीं से T2G की एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे Eg की एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे एनर्जी T2G की क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्यों, क्योंकि यहाँ से आपने इसको कहाँ रखा है, ऊपर रखा है, और इसको कहाँ रखा है, नीचे। यहाँ पे एवरेज एनर्जी हाई हो गई है और यहाँ पे इसकी एनर्जी कम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सेंट्रल मेटल आयन की एनर्जी कम है, फिर उसकी क्या हुई, धीरे धीरे एवरेज एनर्जी हाई हुई, फिर उसकी स्प्लिटिंग हुई जिसमें से Eg की एनर्जी ज्यादा है और T2G की कम है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर T2G इंक्रीज होगा तो Eg डिक्रीज होगा, और Eg इंक्रीज होगा तो T2G डिक्रीज होगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कि किस टाइप के शेप में, सॉरी किस टाइप के हाइब्रिडाइजेशन में आपका कैसा आपका डायग्राम बनेगा। T2G कहाँ होगा, Eg का हेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, क्रिस्टल फील्ड कि कैसा होता है। हम ये जान चुके हैं कि किसी भी क्रिस्टल फील्ड में जब उनका एनर्जी ऑर्बिटल्स ब्रेक होते हैं, जो एवरेज एनर्जी होती है वो ऑर्बिटल्स ब्रेक होते हैं, तो उसमें स्प्लिटिंग होती है। स्प्लिटिंग होती है तो दो ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होती है, Eg और T2G, और वो आपके चेंज किसके अकॉर्डिंग होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड के अकॉर्डिंग। उनकी क्या चेंज होती है, डिस्टेंस चेंज होती है ऑर्बिटल्स की, कि लार्ज स्प्लिटिंग होगी या स्मॉल स्प्लिटिंग होगी। बट जो सेट होते हैं उनके एनर्जी ऑर्बिटल्स के, वो सेट्स को किस फॉर्म में लिखना है, कहाँ पे किसकी एनर्जी इंक्रीज होगी किसकी डिक्रीज होगी, ये हम डिसाइड करते हैं क्रिस्टल फील्ड स्ट्रक्चर से। ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, दो के बारे में स्टडी किया जाता है क्लास 12 में। तो इसमें आपको इन्हीं चीजों के बारे में देखना है कि क्या कौन सा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कौन सा एनर्जी ऑर्बिटल ऊपर जाएगा, किसकी एनर्जी पहले इंक्रीज होगी, और उन 5 ऑर्बिटल्स में से किसकी एनर्जी डिक्रीज होगी, ठीक है। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि हमारे पास दो फील्ड लिगेंड्स हैं। एक आपका है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और एक आपके पास कौन सा होगा, वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड दोनों लिगेंड्स को हम देखेंगे। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में जब यहाँ पे आपका d ऑर्बिटल होगा तो d ऑर्बिटल के पास आएगा 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स हो गए, तो इसे हम क्या बोलेंगे, d ऑर्बिटल्स। इसी को हम मेटल फ्री आयंस भी बोल सकते हैं, या फ्री मेटल आयन भी बोल सकते हैं, है ना, या फिर मेटल d ऑर्बिटल बोल सकते हैं। जो भी मेटल आपने लिया जो लिगेंड से रिएक्शन कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बनाएगा, ये आपको पता ही है ना।
एक कैटायन एक एनायन, ठीक है। तो यहां से इसकी एवरेज एनर्जी क्या हो जाएगी, एक्साइट हो जाएगा, किससे, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट और मतलब लेन देन करने के लिए, या फिर ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए, ट्रांसमिशन करने, भाई तुम ले लो मुझे दे दो, है ना। तो ये सब करने के लिए इससे एक्साइट हो जाएगा। जैसे हमको कोई मतलब कर दे कि नहीं नहीं आपको ये करना है, तो हम एक्साइट हो जाते हैं, वैसे हमारी एनर्जी फिर एवरेज एनर्जी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। वैसे इसकी एवरेज एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, है ना। पीछे मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल दिए, ठीक। अब यहाँ पे एवरेज एनर्जी हाई हुई, तो एवरेज एनर्जी हाई होते ही बिटवीन द एक्सिस लोब्स जो बनती हैं और अलोंग द एक्सिस बनती है, उनकी एनर्जी क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है, तो वो भी क्या हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे। तो हुआ क्या, तो मैंने अभी डेफिनेशन आपको समझाई कि इस लिगेंड्स के आने से इसका एवरेज एनर्जी इंक्रीज हो गया। ये क्या दिया हुआ है, एवरेज एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल, ये क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, जैसे इसके पास क्या आया, एक लिगेंड आया, ठीक है ना। और जैसे ही इंक्रीज होगी, यहाँ पे कैसा लिखा हुआ है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में जो एनर्जी में स्प्लिटिंग होती है ऑर्बिटल्स की, वो थोड़ी सी क्या होती है, लार्ज स्प्लिटिंग होती है। और ऐसी कंडीशन में Eg आपका ऊपर रहता है और T2G आपका जो रहता है वो कहाँ रहता है, नीचे रहता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस कंडीशन में किसकी एनर्जी इंक्रीज होगी। इसमें Eg की एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है, और T2G की एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। और जब Eg की एनर्जी इंक्रीज होगी तो कितना एनर्जी इंक्रीज होती है, +3/5 डेल्टा। ऑक्टाहेड्रल है तो यहाँ पे किससे डिनोट करेंगे, O से, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या होगा, एक बैरियर सेंटर, ठीक है ना, या बैरी सेंटर जिसे बोलते हैं कॉमन फॉर्म में। और फिर यहाँ से इसकी एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि ये डाउन में आ रहा है ना। अब इसकी एनर्जी डिक्रीज होगी तो कितना होती है इसकी, -2/5 डेल्टा, ठीक है। इसको बोलेंगे T2G की एनर्जी, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब आप यहां से देखिए, लार्ज डिस्टेंस है या फिर लार्ज स्प्लिटिंग है, दो सेट जो है बहुत दूर दूर है। अब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर होने लग जाएंगे तो अकॉर्डिंग टू होम्स रूल सिंगली ऑक्यूपाइड होने चाहिए, है ना, मल्टीप्लिसिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे फील्ड होने के बाद वहां पे जाने के लिए इनकी पेयरिंग एनर्जी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। बट डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से पेयरिंग एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की जो पेयर कर रहा है वो एनर्जी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। तो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे कि सर जो डेल्टा ओ है, CFEC एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड, वो क्या है, लेस है, सॉरी ज्यादा है, क्या, किससे, T से। तो ऐसी कंडीशन में क्या ये इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो कंफर्म बात ये हो जाती है यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रॉन फिल होगा वो इलेक्ट्रॉन इसी में पहले फिल होगा कि नहीं होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे पेयर होगा। क्यों, क्योंकि इसकी पेयरिंग एनर्जी क्या है, लेस है। तो दिखाई दे रहा है, डेल्टा P इज लेस देन डेल्टा O, या फिर आप डेल्टा O इज ग्रेटर देन, ठीक है ना। पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा है क्या, CFSE एनर्जी। और CFSE एनर्जी क्या है, डिफरेंस बिटवीन टू एनर्जी ऑर्बिटल्स, है ना, CFSE एनर्जी, क्लियर। तो यहाँ पे हमने देख लिया वीक फील्ड में क्या होगा ऐसी कंडीशन में ये क्या होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्या हो जाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये बात का ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा है तो कैसा कॉम्प्लेक्स होगा। और ऐसी कंडीशन में कौन सा लिगेंड हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो जाएगा, ये भी चीज ध्यान रखना है, क्लियर है। अब यहाँ पे देखेंगे वीक फील्ड लिगेंड में क्या होगा, कलेक्ट कर लीजिए, वीक फील्ड लिगेंड यहाँ पे आ रहा है इस एनर्जी ऑर्बिटल के पास, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी भी एवरेज एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और जैसे ही इसको लिखेंगे एवरेज एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल, ठीक है। और इसे क्या बोलेंगे, डी ऑर्बिटल या मेटल फ्री आयन या फ्री आयन मेटल, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे क्या आ रहा है, डी फील्ड लिगेंड आया, एक्साइट हुआ, एवरेज एनर्जी इंक्रीज हो गई। अब क्या होगा, स्प्लिट होगा, लेकिन वीक फील्ड लिगेंड है तो जो स्प्लिटिंग एरिया होगा या फिर क्रिस्टल फील्ड होगा जो इसका, वो थोड़ा सा क्या होगा, स्मॉल होगा, स्प्लिटिंग थोड़ी क्या होगी, स्मॉल होगी। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, टी, यहाँ पे Eg आ जाएगा,
और यहाँ पे क्या आ जाएगा, T2G आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे आपका आ गया T2G, यहाँ पे क्या आ गया, Eg आ गया। तो यहाँ से जब पॉइंट में फिल करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना स्टार्ट करेंगे, तो देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल होना स्टार्ट होगा। लेकिन अब जो पेयरिंग एनर्जी है, जो यहाँ पे आपको दिया हुआ था डेल्टा टी, डेल्टा ओ और पी, तो अब पेयरिंग एनर्जी पास आने से ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा। तो इस कंडीशन में जो पेयरिंग एनर्जी है वो ज्यादा है किससे, डेल्टा नॉट से। तो अब इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ इंटर करेगा, इसमें इंटर करेगा। तो आप क्या बोलेंगे, इफ फोर्थ इलेक्ट्रॉन enters है ना इन Eg ऑर्बिटल इन octahedral complex shows हाई स्पिन। कैसी स्पिन शो करेगा, हाई स्पिन शो करेगा। क्यों, क्योंकि फोर्थ इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर कर गया। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि डेल्टा ओ से अगर एनर्जी हाई हो गई, किसकी, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा हो गई, तो इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा, और जैसे ही जंप करेगा हाई स्पिन हो जाएगा। मींस वीक फील्ड लिगेंड में हाई स्पिन और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में लो स्पिन। और इसके बाद उस टाइम जो डेल्टा नॉट है, सीएफएसी एनर्जी ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, और यहाँ पे क्या होगा, सीएफएसी एनर्जी इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी। क्लियर हो गया? अब यहीं पे रखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो जो चीजें पूछी जाती है यहीं पे क्लियर कर लेते हैं, है ना, इसी ऑर्बिटल के साथ। तो जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर फिल होगा, मान कर लीजिए सिंगली ऑक्यूपाइड हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिर तो होगा नहीं, तो यहाँ पे आ जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन टोटल लिए गए हैं, T2G में 4 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, T2G 4, बट यहाँ पे Eg में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, तो Eg में 0। और लेट कर लीजिए कभी दे दिया जाए कि किसी आपके क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के कॉम्प्लेक्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, तो बताओ कि वो कैसा है, ऑक्टाहेड्रल है या टेट्राहेड्रल है, तो पहले T2G फ्री हो जाएगा, तो आप साफ साफ बोलेंगे क्या, ऑक्टाहेड्रल, क्वेश्चन सॉल्व, है ना। फिर पूछ लेगा कि इसमें से कौन सी एनर्जी ज्यादा होगी, तो आप तुरंत बता देंगे क्या, CFSE एनर्जी ज्यादा होगी। CFSE बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, तो इस पॉइंट को बिल्कुल ध्यान रखेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये आपकी एनर्जी इंक्रीज हो रही है 3/5 डेल्टा, और यहाँ पे O, ठीक है, और इसको प्लस में और यहाँ पे नेगेटिव में आ जाएगा -2/5 डेल्टा O, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, बैरी सेंटर। ठीक है, ये सेंटर पॉइंट हो जाएगा। ठीक है ना, ये वीक फील्ड लिगेंड, ये सारे क्वेश्चन पॉइंट यहाँ से ऐसे पूछे जाते हैं। जो कंपाउंड है या जो क्रिस्टल फील्ड है वो कैसी है, टेट्राहेड्रल है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट तो ये चीज हमें ध्यान रखना है कि जो टेट्राहेड्रल होगा उसमें आपकी स्प्लिटिंग फिर थोड़ा सा चेंज आएगा। Eg आपका कहाँ आ जाएगा, नीचे, और T2G कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान रखना। और इतना तो हम जान ही रहे हैं कि जो हमारा CFSE डिनोट होगा, ऑक्टाहेड्रल रहेगा तो O से डेल्टा O, और अगर आपका टेट्राहेड्रल है तो उसे आप किससे डिनोट करेंगे, डेल्टा T से डिनोट करेंगे। तो इस चीज को ध्यान रखना कि इस बार जो डेल्टा T होगा वो आपका जो डेल्टा होगा वो T से डिनोट किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लेते हैं एक लिगेंड, यहाँ पे लेते हैं WFL, मतलब समझ रहे होंगे आप, वीक फील्ड लिगेंड आ रहा है यहाँ से कंबाइंड होने किससे, डीजेनरेटेड ऑर्बिटल से। ठीक है, और यहाँ पर हम लेते हैं SFL, शॉर्ट फॉर्म में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, और यहाँ पे ये ऐड होने आ रहा है यहाँ पे डी ऑर्बिटल। ठीक है, तो होगा क्या दोनों ऑर्बिटल्स में, दोनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी में क्या होगा, चेंज होगा। ये ऑर्बिटल जो है आपका उसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। कौन सी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, एवरेज एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी एवरेज एनर्जी क्या हो गई,
इंक्रीज हो गई। इसको थोड़ा सा कलर में चेंज करते हैं, जिससे कि हमें पॉइंट समझ में आए। ग्रीन कर लेते हैं इसको, है ना, ये एस एफ एल। तो इसमें भी एवरेज एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये क्या है, एवरेज एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल, एवरेज एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल, ठीक है। और ये क्या है आपका डी ऑर्बिटल, या फिर फ्री मेटल आयन बोल सकते हैं, ठीक है, डी ऑर्बिटल मेटल का, ठीक है। ये आपका यहाँ पे डी ऑर्बिटल। थोड़ा सा जितना हम पॉइंट को देखते जाएंगे, जितना हम इस पर अपने आप को बार बार प्रैक्टिस करते जाएंगे, उतना हमारे माइंड में क्या हो जाएगा, फीड हो जाएगा, ठीक है ना। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका एनर्जी डायग्राम, एवरेज एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल। इसमें किस बात का ध्यान रखना है, इसमें हमें मेन पॉइंट ये ध्यान रखना है कि एनर्जी स्प्लिट तो होगी, जब वीक फील्ड रहेगा तो स्प्लिटिंग थोड़ी सी क्या होगी, स्मॉल डिस्टेंस पे होगी, और नीचे क्या रहेगा Eg, और ऊपर क्या रहेगा T2G, ठीक है ना। तो ये अब आपका चेंज हो जाएगा, तो टेट्राहेड्रल में T2G ऊपर और Eg नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से बोल सकते हैं कि टेट्राहेड्रल में पहले T आता है तो T2G ऊपर रहेगा, है ना, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे मेथड लगा सकते हैं समझने का। और इसे क्या बोलेंगे, Eg। आपको पता है कि इसकी एनर्जी, एवरेज एनर्जी स्प्लिट होने के बाद इंक्रीज हो रही है, इसकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और बीच में क्या लगा होता है, बैरी सेंटर, है ना। और बैरी सेंटर से यहाँ पे इसकी एनर्जी क्या दिखाएंगे, इंक्रीज होते हुए। तो जिसको हम T2G की एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, 2.5 डेल्टा टी लिखेंगे। क्यों टी लिखा हमने, क्योंकि टेट्राहेड्रल है, ठीक है। टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड फाइंड करने जा रहे हैं आप। यहाँ पे नीचे लिखेंगे तो किसमें लिख देंगे, यहाँ पे प्लस में लिख सकते हैं, यहाँ पे माइनस में, 3/5 डेल्टा टी। या फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस 0.4 डेल्टा टी, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस 0.6 डेल्टा टी। क्लियर है ना। और यहाँ पे आपकी टोटल फाइंड होगी द डिफरेंस बिटवीन टू एनर्जीज CFSE, है ना, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, या फिर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, कुछ भी बोल सकते हैं, है ना। और साथ में क्या होगा, डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, इसकी एवरेज एनर्जी हाई हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, है ना। और फिर ये क्या हो जाएगा, दो एनर्जीज में स्प्लिट हो जाएगा, और एक एनर्जी आपकी किसकी बनेगी, T2G की, और एक एनर्जी आपकी किसकी बनेगी, Eg की, ठीक है। तो ये आपका Eg हो गया। अब आप देखिए इसमें पॉइंट को समझिए, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है जब फिल होंगे तो इनमें गैपिंग क्या है, कम है। या एक तरह से पॉइंट बोल सकते हैं, सर इसकी जो CFSE एनर्जी है वो लेस है, किससे, पेयरिंग एनर्जी। और जब CFSE एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से लेस होगी तो इसमें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फिल होगा ये, और थर्ड इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन यहाँ, और उसके बाद थर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल हो जाएगा, क्योंकि सिंगली ऑक्यूपाई हो जाएंगे, पास पास है, इसमें फिलिंग हो जाएगी, जंप कर जाएगा इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पे गैपिंग क्या है, ज्यादा है। अब लेट कर लीजिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया, तो यहाँ पे इसकी गैपिंग जो है वो इतनी ज्यादा है, या फिर लार्ज स्प्लिटिंग होने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप नहीं कर पाएगा। या फिर ऐसा बोल दें कि जो डेल्टा टी है या CFSE एनर्जी है टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड की, वो ज्यादा है किससे, पेयरिंग एनर्जी से, तो इलेक्ट्रॉन पेयर ही नहीं हो पाएगा, है ना। तो यहीं से आपका इलेक्ट्रॉन पहले पेयर होगा फिर वहां एंटर करेगा, है ना। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पेयर होने के बाद वहां पे कांटेक्ट में आएगा। तो जब आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ कंप्लीटली पेयर हो जाएगा तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक, है ना। और जब आपका फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एंटर करेगा, तो जब एंटर करेगा तो कौन सा इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, 1 to थर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना। जैसे ही थर्ड इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा कैसा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, हाई स्पिन। तो क्या इसमें एंटर करेगा, नहीं ना, क्योंकि क्या है, लार्ज स्प्लिटिंग है, किस में एंटर करेगा, इसमें। तो इसे हम क्या बोल देंगे कि ये कैसा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। कैसा हो जाएगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और लिगेंड कैसा है,
वीक फील्ड, तो यहीं से पता कर लीजिए, अगर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है तो कैसा लिगेंड हो जाएगा, वीक फील्ड। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसमें जंप ही नहीं कर पाएगा, पहले इसको फिल करेगा, तो ऐसी कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्लियर हो गई बात। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो Eg2 है। अभी अगर इस क्वेश्चन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो Eg2 और T2G 0 है ना। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन फिल होते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते चले जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को मैं अभी यहाँ से एक बार सेट कर दे रहा हूँ आपके माइंड में, जिससे आपको समझ में आ जाए। और अगर इलेक्ट्रॉन फोर्थ इसमें थर्ड सॉरी इलेक्ट्रॉन इंटर करता, तो थर्ड इलेक्ट्रॉन अगर इसमें इंटर करता तो ये कैसा हो जाता, हाई स्पिन। ऐसा होगा नहीं क्योंकि भैया लार्ज स्प्लिटिंग। यहाँ पे लगाएंगे बैरी सेंटर, बैरी सेंटर लगाने के बाद यहाँ पे एनर्जी की क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, T2G है तो प्लस 2.5 डेल्टा टी। और यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो ये क्या है, -3/5 डेल्टा सॉरी टी, ये टेट्राहेड्रल कंपाउंड है ना। तो ये डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और ये आपका टोटल क्या हो जाएगी, CFS, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, या स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे आपको। तो जब कभी भी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स आ जाए आपके माइंड में कैसा लिगेंड आना चाहिए, वीक फील्ड लिगेंड। जब कभी आपके माइंड में क्वेश्चन में लो स्पिन कॉम्प्लेक्स आ जाए, उसमें फिर क्या आना चाहिए आपके माइंड में, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। लेकिन साथ ही साथ इन दो एनर्जी के बारे में भी बहुत ध्यान रखना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, कह देगा टेट्राहेड्रल कंपाउंड में जो उसकी CFSC एनर्जी होगी, अगर वहां पे लो स्पिन हो रहा है तो ज्यादा होगी या फिर कम होगी, तो पेयरिंग एनर्जी से उसमें क्या होगी, ज्यादा हो जाएंगी। और अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें किसमें T2G में इंटर हो रहा है, तो उस कंडीशन में कौन सा लिगेंड होगा, तो कैसा लिगेंड होगा, वीक फील्ड लिगेंड होगा। कैसा कॉम्प्लेक्स होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आप ऐसे लिखेंगे Eg2 T2G1 है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। और जब देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या है, अनपेयर्ड है, तो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, पेयर्ड रहेंगे डायामैग्नेटिक हो जाएगा। क्लियर है ना। तो इस तरह से सारी प्रॉपर्टी को हम डिफाइन करते हैं अच्छे से, और बताते हैं कि टेट्राहेड्रल कंपाउंड और ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड हैं। क्वेश्चन हमारे सामने दिया हुआ है, इन अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कोऑर्डिनेशन एंटिटी है या क्रिस्टल फील्ड है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन इज T2G3 एंड Eg1। तो आपके माइंड में क्या रहा है, T2G3 पहले फिल हुआ है, Eg1 बाद में फिल हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, T2G की एनर्जी डिक्रीज हो रही है, Eg की एनर्जी इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कैसा कंपाउंड है, ऑक्टाहेड्रल। क्लियर है ना, क्योंकि T2G नीचे होगा, Eg ऊपर होगा। ठीक है, या फिर ऐसा भी कॉन्फ़िगरेशन क्लियर नहीं मिलता है तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ए हाई स्पिन और लो स्पिन। तो आपको मैंने क्या कहा था कि अगर फोर्थ इलेक्ट्रॉन, मैंने क्या कहा था, अगर एनर्जी डायग्राम है और उसमें T2G आपका पहले फिल हो रहा है और फिर उसमें Eg में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं 1 2 3, तो Eg में अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो है किसमें एंटर कर रहा है, Eg में। और जब फोर्थ इलेक्ट्रॉन Eg में एंटर करेगा तो उस कॉम्प्लेक्स को आप क्या बोलेंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्लियर है। और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे तो वहां पे जो लिगेंड होगा वो कैसा होगा, वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, समझ रहे हैं ना। थोड़ा सा नीचे लिखते हैं और शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, WFL। और ये किससे ऐड होगा, d ऑर्बिटल से। किससे ऐड होगा, d ऑर्बिटल से, d ऑर्बिटल। ठीक है, और यहाँ के बाद फिर इसकी एवरेज एनर्जी हाई हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं ताकि यहाँ पे मैच कर जाए। ठीक है, ये है ना, ये यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 4, तो यहाँ पे 1 बाई 1 फिल करेंगे, 1 2 3 4, एक खाली रहेगा, 1 2 3 4। ये क्या है, एवरेज एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल। ये क्या है, डी ऑर्बिटल या फ्री मेटल आयन है ना, इसको ऐसा भी बोलते हैं।
लास्ट में आप सारे पॉइंट्स क्लियर करते हुए जाए, फिर मेटल आयन हो चुके हैं। यहाँ पे क्या आएगा, कोई लिगेंड आएगा। लिगेंड कैसा रहेगा, वीक या स्ट्रॉन्ग रहेगा, ठीक है ना, तभी एक्साइट होगी एनर्जी और ये स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में वीक फील्ड लिगेंड होगा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डब्ल्यू, ठीक है। और जब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में वीक फील्ड लिगेंड है तो इनमें एनर्जी का गैपिंग भी थोड़ा सा क्या होगा, कम होगा, है ना। और यहाँ पे होगा आपका बैरी सेंटर, और बैरी सेंटर से ऊपर आपका कौन सा है, यहाँ पे Eg है, और नीचे क्या है, T2G है। तो Eg की एनर्जी कितनी होती है, 3/5। डेल्टा क्या है, ऑक्टाहेड्रल होगा तो यहाँ पे प्लस में रहेगा, यहाँ पे किस में आ जाएगा, माइनस में, तो क्या हो जाएगा 2/5 डेल्टा नॉट, है ना। तो ये डिक्रीज हो रही है और ये क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और यहाँ पे जो फाइंड होगी आपकी टोटल क्या फाइंड होगी, CFS3। एक और पॉइंट, क्या पॉइंट, आप बता सकते हैं कि सर जो इसमें CFS है उसमें उसकी जो एनर्जी है वो क्या है, लेस है, किससे, पेयरिंग एनर्जी से, इसीलिए तो इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन एंटर कर गया। अगर ये एनर्जी लेस नहीं होती तो क्या फोर्थ इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर करता, नहीं ना। लार्ज स्प्लिटिंग होती अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता, लार्ज स्प्लिटिंग होती और लार्ज स्प्लिटिंग में इलेक्ट्रॉन वहां जंप ही नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी पेयरिंग एनर्जी क्या हो जाती, लो हो जाती, CFS ज्यादा हो जाती, तो फिर इलेक्ट्रॉन पहले यहीं से लेते, है ना। तो इसीलिए अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, T2G, कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, और यहाँ पे Eg में कितना है, 1, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, कन्फिगरेशन, और कॉम्प्लेक्स कैसा है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, स्पिन देखें तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्यों, क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड, लिगेंड भी पता करना है, वीक फील्ड लिगेंड हो जाएगा, ठीक है। लिगेंड पता करना है, वीक फील्ड लिगेंड क्वेश्चन में आता है, वैसे सेपरेटली आता है, इसमें नहीं आता, इसमें तो फिर पूछेगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में क्या हो जाएगा, सिंगली ऑक्यूपाइड है, अनपेयर्ड है, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। पेयर्ड हो जाते तो डायमैग्नेटिक, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान रखें, तो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ए हाई स्पिन और लो स्पिन, तो यू विल से दैट द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज अ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। उसके बाद जब आपका सेकंड क्वेश्चन है, ड्रा द क्रिस्टल फील्ड डायग्राम फॉर द अबव कॉम्प्लेक्स, दिस इज द क्रिस्टल फील्ड डायग्राम फॉर द अबव कॉम्प्लेक्स। तो ये दूसरे का आंसर हो गया। फर्स्ट का आंसर आपका हो जाएगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये चीज क्लियर है ना। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि कैसा लगा आपको ये सेशन, और बताएंगे कि अगर आपको और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इस पर करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, तो बिल्कुल आपको न्यूमेरिकल के वीडियो फिर से मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो उसमें आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे, और इन्हीं थ्योरम के साथ हम आपको उसमें न्यूमेरिकल्स रखेंगे और उनसे रिलेटेड जो टॉपिक्स और भी हैं उनके भी बारे में डिस्कस